बात करने वाले हैं कि मैटर केमिकली कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था कि मैटर 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो एक्चुअल में हमने पिछले टर्न पे क्या किया था, मैटर को फिजिकली क्लासिफाई किया था। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि मैटर को हम केमिकली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। तो मैटर को हम लोग कर सकते हैं कि ये 2 टाइप में डिवाइडेड होता है, एक तो मिक्सर में और दूसरा प्योर फॉर्म में। अब प्योर एंड मिक्सर में क्या डिफरेंस है, तो मिक्सर कब बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स कर दिए जाएं किसी भी रेशियो में, तो वहाँ पे मिक्सर का फॉर्मेशन होता है। क्या हमने बोला, 2 सब्सटेंस और मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स टू ईच अदर इन एनी रेशियो देन फॉर्म मिक्सर। ठीक है। प्योर मैटर कब बोलते हैं या प्योर सब्सटेंस कब बोलते हैं, तो प्योर मैटर में क्या होता है कि हम यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस यूज तो करते हैं, बट एक स्पेसिफिक रेशियो में वहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये होती है कि जो मिक्सर्स होते हैं इनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। जो भी कंपोनेंट हमने मिलाया है मिक्सर में, उनमें से हम हर कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं बाय फिजिकल मेथड। बट तो प्योर मैटर में जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं उनको हम फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस है मिक्सर एंड प्योर में। क्या होता है कि मिक्सर में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम एनी रेशियो में मिक्स कर देते हैं। प्योर मैटर में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को हम फिक्स रेशियो में मिलाते हैं। ठीक है। और इसे फिजिकल मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिजिकल मेथड के थ्रू हम सेपरेशन नहीं कर सकते हैं जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मिक्सर। अब मिक्सर भी 2 टाइप से हो जाता है। 2 टाइप के मिक्सर में हमने डिवाइड कर देते हैं। एक होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सर। होमोजीनियस मिक्सर कब बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, 2 सब्सटेंस या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएं तो हम बोलते हैं कि वो होमोजीनियस मिक्सर है। या ऐसे बोल सकते हैं 2 कंपोनेंट या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट जब आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हों तो उसको बोलते हैं हम होमोजीनियस मिक्सर। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर एंड जो शुगर का मिक्सर है ये होमोजीनियस मिक्सर होगा। जब हम वाटर के अंदर शुगर को ऐड करते हैं तो जब ये दोनों मिक्स होते हैं, वाटर के अंदर जब हम शुगर को ऐड करते हैं तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो बिल्कुल यूनिफॉर्म यहाँ पे कह सकते हैं मिक्सिंग होती है। यूनिफॉर्म मिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि ये दोनों कंपोनेंट को हम आइडेंटिफाई न कर पाएँ कि इस सॉल्यूशन में या ये जो मिक्सर बना है इसमें हम इन दोनों कंपोनेंट को देख के आइडेंटिफाई न कर पाएँ, ये ना बता पाएँ कि हमारा शुगर कहाँ है या कहाँ पर नहीं है। ये चीज़ हम आइडेंटिफाई न कर पाएँ, हमें मालूम ही न चले कि ये दोनों कंपोनेंट अलग अलग हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखने लगे, एक फेज में एग्जिस्ट करने लगे। तो कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। होमोजीनियस मिक्सर जो होते हैं पूरे मिक्सर के ऑल अराउंड मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, चाहे कोई भी प्रॉपर्टी हो, वो बिल्कुल सेम होती है, प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। जैसे अगर हम बोलें इस पोर्शन की बात करें और यहाँ पे एक पोर्शन ले लें, ठीक है, इन दोनों पोर्शन को हम निकालें, ये भी बराबर वॉल्यूम है, ये भी बराबर वॉल्यूम है, इतना सैंपल हमने बाहर निकाला एक चम्मच से और इससे भी हमने बाहर निकाला, तो जब हम दोनों को टेस्ट करते हैं तो हमें बराबर इन दोनों का मिठास फील होता है। मतलब कि दोनों के जो स्वीट, मतलब ये हुआ कि इस एक चम्मच में जितने शुगर के मॉलिक्यूल होंगे उतने ही शुगर के मॉलिक्यूल इस 1 स्पून में भी होंगे। मतलब चाहे हम इस सैंपल के इस पोर्शन को देखें, चाहे इस पोर्शन को देखें, चाहे किसी भी पोर्शन को देखें, हर जगह वाटर के अंदर जो शुगर के मॉलिक्यूल हैं बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसीलिए तो इसकी प्रॉपर्टी बराबर आ रही है, एक जैसी आ रही है। यहाँ जितने स्वीटनेस है उतना ही स्वीटनेस यहाँ भी आ रहा है। ठीक ना। तो 2-3 चीज़ें हैं, क्या क्या, होमोजीनियस में दोनों कंपोनेंट यूनिफॉर्म मिक्स होंगे, प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन के ऑल अराउंड सेम होगी, चेंज नहीं होगी,
और ये दोनों कंपोनेंट या दो से ज़्यादा भी कंपोनेंट हैं तो मिक्स होकर के एक सिंगल फेज क्रिएट करते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर की। तो हेट्रोजीनियस मिक्सर तब बोलते हैं जब दो कंपोनेंट आपस में इर्रेगुलर मैनर में मिक्स हो, मीन्स यूनिफॉर्म मैनर में मिक्स ना हो, तो हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो यहाँ पे वाटर एंड सैंड का जो मिक्सर होगा उसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सर। जब हम वाटर में सैंड को ऐड करते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब हम वाटर के अंदर सैंड को मिक्स करते हैं तो सैंड कुछ देर बाद नीचे बैठ जाता है, और नीचे बैठ जाता है तो हमें क्लियरली ये दिखता है कि सैंड नीचे है और ऊपर सिर्फ वाटर है। ये बात दिख रही है कि नहीं? मतलब हम दोनों कंपोनेंट को क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, ठीक ना? तो ये समझ जाना, जब भी कंपोनेंट को हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर पा रहे हों तो ये समझ जाना कि वो हेट्रोजीनियस मिक्सर है, ठीक है। अब बात करते हैं, क्या इसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन के अराउंड सेम होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो सैंड का मॉलिक्यूल है वो हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, केवल नीचे ही है। तो अगर हम यहाँ का सैंपल निकालें टेस्ट करने के लिए और यहाँ का सैंपल निकालें टेस्ट करने के लिए, तो ऊपर के सैंपल में सिर्फ हमें वाटर का टेस्ट आता है, नीचे वाले का सैंपल का टेस्ट लें तो हमें वाटर एंड सैंड दोनों का टेस्ट आता है। मतलब इसकी प्रॉपर्टी पूरे सॉल्यूशन के अराउंड फिक्स नहीं होती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सर होते हैं वो एक सिंगल फेज में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पर था, हम दोनों कंपोनेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे थे, वह यहाँ पे उस तरह का कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, प्योर मैटर है ये दो टाइप्स में डिवाइडेड होता है। एक को हम बोल देते हैं एलिमेंट और दूसरे को बोल देते हैं कंपाउंड। अब इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है? तो जो एलिमेंट होते हैं वो बना होता है सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से, या कह सकते हैं सेम टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलके बना होता है। कौन? तो एलिमेंट। जबकि कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल से बना होता है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक ही तरह के पार्टिकल से बने होते हैं, और कंपाउंड जो होते हैं डिफरेंट तरह के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल से क्या मतलब है? पार्टिकल का मतलब यहाँ पे है किस चीज़ से? तो पार्टिकल का मतलब यहाँ पे हम समझेंगे या तो मॉलिक्यूल या एटम। तो एलिमेंट के बारे में क्या बोलेंगे कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बने होंगे या सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, ठीक है। जबकि अगर हम कंपाउंड में आ जाते हैं, यहाँ क्या बोलेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से मिलके बना होगा कंपाउंड। क्लियर है ना? तो दोनों का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, और कैसे हम इसको एलिमेंट बोल दिए? तो हम बात करते हैं कि हाइड्रोजन बना किससे है, तो ये दो हाइड्रोजन एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन एटम प्लस हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे दोनों एटम एक ही तरह के एटम है, और अभी ऊपर बताया गया है कि एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल से बना होता है कौन? तो एलिमेंट। क्लियर है ना? तो यहाँ पे दोनों एटम कैसे हैं? सेम तरह के हैं। अगर हम एग्जांपल लें कंपाउंड का, तो यहाँ पे देखिएगा H2O जो हमारे पास है ये 3 एटम से मिलके बना है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम प्लस ऑक्सीजन एटम। तो क्या ये तीनों एटम एक ही तरह के एटम दिख रहे हैं? नहीं, इनमें वेरिएशन है। मतलब ये डिफरेंट एटम से मिलके बना हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? तो इसको हम कंपाउंड बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। तो कब हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं, कब हम केमिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं? तो फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है सिंपल सा, किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जिसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई रिएक्शन की ज़रूरत ना पड़े, या हमें
उस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े, उनको हम फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी का मतलब सिंपल सा है, जब तक हम कोई रिएक्शन न कराएं तब तक हमें उसकी केमिकल प्रॉपर्टी नहीं मालूम चलेगी, या हम उस सब्सटेंस का कंपोजिशन न चेंज करें तब तक हमें नहीं मालूम चलेगा उसका केमिकल प्रॉपर्टी। तो दोनों में बस बहुत माइन्यूट डिफरेंस है के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टी वे सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें कोई रिएक्शन की ज़रूरत ना पड़े, हमें उस सब्सटेंस का कंपोजिशन न चेंज करना पड़े। बट केमिकल प्रॉपर्टी वे सारी प्रॉपर्टी होती हैं जिनको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें केमिकल रिएक्शन कराना पड़े, हमें उस सब्सटेंस का कंपोजिशन चेंज करना पड़े, तो वो सारी प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी होंगी। ठीक ना। जैसे आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं कि एक कोई आपका क्लासमेट है जिसको आप नहीं जानते, अभी नया नया क्लास में अभी एंट्री किया है, वो भी एंट्री किया है, बट उसको आप देख करके बता सकते हैं कि वो किस कलर का है, मतलब वो कलर में गोरा है या सांवला है या मीडियम रेंज का है, किस रेंज का है। तो उस कलर को देखने के लिए आपको हमें नहीं लगता है कि उससे रिएक्शन करना पड़ेगा, आप सिंपली देख के ऑब्जर्व करके बता देंगे। उसकी हाइट बताना हो तो 1.5 फुटिया है या खूब लंबा है, ये चीज़ आप कैसे बता सकते हैं, सिंपली ऑब्जर्व करके। तो जो चीज़ें हम बिना रिएक्शन कराए बस देख करके बता दें, ऐसी प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। बट अगर हम मान लेते हैं कि वो भी आपको नहीं जानता है, आप भी उसको नहीं जानते हैं, लेकिन हम आपसे ये पूछें कि ये बताओ कि वो पढ़ने में कैसा है, कितना होशियार है, तुमसे होशियार है या वीक है, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसके साथ बैठना होगा, बात करना पड़ेगा, 10 क्वेश्चन उसके साथ सॉल्व करने पड़ेंगे, तब आपको पता लगेगा कि वो पढ़ने में अच्छा है या बेकार है। मीन्स उसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा, आपको उसके साथ रिएक्शन करना पड़ेगा, तब उसके इंटेलिजेंसी को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो जो उसकी इंटेलिजेंसी है वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हुई, मतलब उसके साथ बिना इंटरेक्ट किए, बिना उससे बात किए आप नहीं बता सकते कि वो अच्छा है पढ़ने में या बेकार है। क्लियर ना। तो इसी तरह से सब्सटेंसेस के बारे में है, अगर कोई सब्सटेंस है उसका कलर देख के बताना हो, उसका स्मेल बताना हो, ऑर्डर कैसा है, कैसा स्मेल कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें मेल्टिंग पॉइंट हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गई, डेंसिटी हो गई, तो ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। इसके लिए हमें सब्सटेंस के साथ रिएक्ट नहीं करना है, उसका कंपोजिशन नहीं चेंज करना है। ठीक ना। हम ऐसे देख करके बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर वाटर की बात करें, हम चाहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आप पता लगाएं, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट पता लगाने के लिए हमको रिएक्शन कराना पड़ेगा? नहीं, सिंपली वाटर को एक ऐसे कमरे में रखिए जिस कमरे का टेम्परेचर हम बढ़ा घटा सकते हैं। एसी लगा देते हैं 10-15, ठीक ना, और हम क्या कर रहे हैं, उसका टेम्परेचर कम कर दिया जाता है कमरे का एसी के थ्रू, और टेम्परेचर खूब कम कर दिया, और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा वाटर फ्रीज होना शुरू होने लगा। मतलब कि हमें मालूम चल जाएगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे जैसे टेम्परेचर आया वाटर फ्रीज होना शुरू हो गया, मतलब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसी तरह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ा सकते हो तो टेम्परेचर बढ़ाते जाइए, कमरे का टेम्परेचर जैसे 100 डिग्री सेल्सियस पहुँचेगा जो वाटर है बॉयल करना शुरू कर देगा। मीन्स हम समझ जाएंगे कि कमरे का जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या हमने वाटर के साथ कुछ रिएक्शन कराया? नहीं, हमने सिर्फ उस इन्वायरमेंट का टेम्परेचर घटाया बढ़ाया और उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट चेक कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट चेक कर लिया, और भी चीज़ें चेक कर सकते हैं। ठीक ना। तो इस तरह से कलर हुआ, ऑर्डर हुआ, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, ये सारे जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। बट अगर किसी सब्सटेंस की एसिडिक नेचर चेक करना हो, मान लेते हैं कोई एक एसिड है ए और ये वाटर है, दोनों बिल्कुल देखने में एक जैसे हैं। ले लेते हैं सैंपल, जैसे मान लेते हैं ये एक सैंपल ए, ये बी, ये ए है एंड बी है। हम इन दोनों में से किसी एक में हमने वाटर ऐड किया है और एक में एसिड रखा है, ठीक है। और हम क्या करना चाहते हैं, पता लगाना चाहते हैं इन दोनों में से एसिड कौन है, ए या बी। तो कैसे पता लगाएंगे? बाहर से देख के बता देंगे कि ये है वाटर, ये है एसिड, ऐसे पता लगा लेंगे? नहीं, ऐसे नहीं पता लगेगा। इसके लिए हमें इनके साथ इंटरेक्ट करना होगा, इसके साथ रिएक्शन करना होगा। मीन्स अपने किसी दुश्मन को पकड़ेंगे और कहेंगे आजा भाई,
ए वाला पहले सैंपल उसे पिलाएंगे। पीने के बाद अगर उसे कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई वो रिएक्शन नहीं दिया, तो इसका मतलब क्या समझ जाएंगे कि वो वाटर था। लेकिन जब वो एसिड को टेस्ट करेगा तो एसिड को टेस्ट करने के बाद से उसका एक्सप्रेशन जो है वो नॉर्मल नहीं रहेगा, खतरनाक टाइप का होगा, हो सकता है निपट भी जाए, ठीक ना। लेकिन अगर नहीं निपटा, बच गया तो तुम्हें निपटा देगा। मतलब समझ जा रहा है कि उसने क्या चीज़ टेस्ट किया है, एसिड को टेस्ट किया, क्योंकि जब एसिड उसके टंग से रिएक्ट करेगा तो कुछ खतरनाक रिएक्शन होगा, तो हमें मालूम चल जाएगा कि वो एसिड था। तो एसिड का एसिडिक नेचर, बेस का बेसिक नेचर हम पता लगा सकते हैं बाय रिएक्शन। बिना रिएक्शन कराए हम पता नहीं लगा सकते कि वो एसिडिक नेचर रखता है या बेसिक नेचर रखता है, या कोई सब्सटेंस एसिडिक नेचर रख रहा है या नहीं रख रहा है। ये हम रिएक्शन कराने के बाद ही पता लगा सकते हैं। क्लियर ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टी में कौन आएगा, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें केमिकल प्रॉपर्टी में आती हैं। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। क्लियर है। तो चलिए बात करते हैं मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। बहुत सारे बच्चे इसको लेके कंफ्यूज रहते होंगे, और पिछले वीडियो में कोई बच्चा कमेंट भी किया था कि सर मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम बात करते हैं मास और वेट के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मास के बारे में कि एक्चुअल में मास होता क्या है। तो मास किसी भी ऑब्जेक्ट का कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर कितना ज़्यादा मैटर है, कितना ज़्यादा सब्सटेंस है, मीन्स अमाउंट ऑफ जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस कह सकते हैं या मैटर बोल सकते हैं। जो मैटर का अमाउंट है या सब्सटेंस का अमाउंट है, यही डिसाइड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास को, ठीक ना। जैसे मान लेते हैं इस पेन को, तो इस पेन के मास को कैसे डिसाइड करेंगे, तो इसमें जितना ज़्यादा मैटर होगा उतना ज़्यादा इसका मास होगा, या जितना ज़्यादा इसमें सब्सटेंस होगा उतना ज़्यादा मास होगा। जैसे मान लेते हैं इस पेन की लेंथ अब इतनी है, हम क्या करें, इतना पार्ट काट दें यहाँ से। अगर हम इतना पार्ट काट के निकाल दें तो क्या इसका मास पहले जितना ही रहेगा? नहीं। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसमें से कुछ मैटर हमने निकाल दिया है, ठीक ना, या कह सकते हैं कुछ सब्सटेंस हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, तो इसका मास कम हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है उसमें प्रेजेंट सब्सटेंस या कह सकते हैं कि मैटर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेट की। तो वेट कैसे डिसाइड करते हैं, तो एक्चुअल में वेट जो होता है एक फोर्स होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को ही बोलते हैं वेट। क्या बोलेंगे? वेट का मतलब होता है फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट, इसी को बोल देते हैं वेट। जैसे मान लेते हैं ये हमारे पास सब्सटेंस है, अब इसका वेट कैसे हम डिसाइड करेंगे, तो इसका वेट डिसाइड होगा कि इस मैटर पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो अगर मान लेते हैं हमारा वेट डिसाइड करना है तो चेक करना होगा कि हमारे बॉडी पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक ना। तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, जहाँ तक उम्मीद है, वो होता है फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इतना पढ़ा होगा। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे है इसी को बोल देते हैं वेट। ये जो फोर्स हम बोल रहे हैं ये ग्रेविटेशनल फोर्स की यहाँ पे बात होगी। और मास में कौन आएगा, तो यही, ठीक है। किसी भी, जैसे मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इस ऑब्जेक्ट में कितना ज़्यादा मैटर है, कितना ज़्यादा कह सकते हैं कि सब्सटेंस है, ये इसका मास डिसाइड कर देगा। और इस मास पर कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब यहाँ पे किस चीज़ से है, तो आगे शायद आपने पढ़ रखा होगा या आपको इसी क्लास में पढ़ाया जाएगा 11th में ही, कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके वजह से एक एक्सेलरेशन क्रिएट होता है नीचे की तरफ, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या बोलते हैं उसको? जिसको हम ग्रेविटी बोल देते हैं, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसको तो हमने बोल दिया कि ये वेट है, मतलब किसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ से? W से। और यहाँ पे मास M वही रहेगा,
मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट पर हम बात करें कितना ज़्यादा एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा लगने वाले एक्सेलरेशन को बोलते हैं ग्रेविटी, जो कि नीचे की तरफ लगती है, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से। तो ये हो जाता है m इंटू जी। तो इस तरह से हम वेट को लिखते हैं m इंटू जी, और मास में सिर्फ लिखते हैं m। तो यहाँ पे सिर्फ m से लिखते हैं, जो कि क्या रिप्रेजेंट करता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर है या कितना सब्सटेंस है। क्लियर, समझ गए होंगे कि मास क्या होता है और वेट क्या होता है। क्लियर ना? तो आज इतना ही, थैंक यू।